चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक टॉपिक क्लोज किया था, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन की बात हो रही थी। इस पे टॉपिक अपना पाथ फंक्शन की बात हुई थी। पाथ फंक्शन में हमने बात करी थी कि ये जो होते हैं किसके ऊपर एंड स्टेट पे एक तो डिपेंड करेंगे और किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। इसमें प्राइमरीली याद रखना है, इसके एग्जांपल जो हैं जो अपने इस चैप्टर में आने वाले हैं वो याद रखने हैं, हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क पे ही खूब बात होगी। यहाँ पे 3 टर्म है जिन पे बात होगी थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी पे। तो उसमें से हीट और वर्क जो है ये आपके हैं पाथ फंक्शन। बाकी हम लोग अगर हम लोग बात करें स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स के, कि स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो हम लोग बात कर सकते हैं इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, अभी पढ़ेंगे ये सब, इंटरनल एनर्जी, और क्या क्या है, बहुत सारे भाई, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब कैसे फंक्शन है आपके, स्टेट फंक्शन है। हीट और वर्क कैसा है आपका, पाथ फंक्शन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा हीट क्या है और आपका वर्क। पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा है इरिवर्सिबल। इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, कौन सा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है ना। रिवर्सिबल का मतलब होता है, देखो जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कैन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, है ना। दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ए बी मिलकर के सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं और सी और डी मिलकर के अगर ए और बी रिएक्टेंट फिर से बना दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे हम काइंड ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, कोई फिनोमिनन हो रहा है, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में बात हो रही है कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में देखिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है अपने को। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल होगा ना, तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। दूसरी चीज आपका, इस रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट टाइम में धीरे धीरे होता रहेगा, टाइम इंटरवल इसका बड़ा होता है। अब एक सिस्टम बनाते हैं उससे थोड़ा सा, जैसे मान लो ये गैस का कोई सिलेंडर है, इसमें गैस फिल्ड है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो हम क्या करें,
कि हमारे पास सैंड है, सैंड पार्टिकल्स है हमारे पास। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठा दिया गया, इसके बगल में किसको बैठाएं, अनुज को बैठा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, अनुज थोड़ा लंबा सा है, अनुज बैठा, अनुज एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब अनुज क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, तो अनुज का मन कर रहा है, तो अनुज क्या कर रहा है, धीरे धीरे सैंड पार्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनके सर पे नहीं, यहाँ पे सैंड पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए हैं, और अनुज को खुरापात सूझी, अनुज क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये एक एक सैंड पार्टिकल इस पे गिरा रहे हैं, आराम से एक एक सैंड पार्टिकल, धीरे 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 धीरे, इनके पास वेस्ट करने के लिए आराम से टाइम है। ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक सैंड पार्टिकल गिरा रहे हैं। अब अगर उस पे एक एक सैंड पार्टिकल आप पिस्टन पे डालोगे, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम तो आपको ऐसा लगेगा कि पिस्टन वहीं का वही है, क्योंकि एक एक सैंड पार्टिकल बहुत हल्का होगा, आप डालोगे तो कोई इतना कुछ पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, दबेगा नहीं पिस्टन, है ना। धीरे 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 बहुत टाइम बाद, अब इनके पास बहुत टाइम है, बैठे हुए हैं, डाल रहे हैं, तो थोड़े टाइम बाद देखोगे लगेगा पिस्टन शायद थोड़ा, थोड़े नहीं काफी टाइम बाद लगेगा कि पिस्टन क्या है, थोड़ा नीचे आ गया, पिस्टन कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। मैम, हाँ बोलिए। मैम ऐसे बेसिक डेफिनेशन से ही लिखना है ना? अभी लिखने की बात नहीं हो रही, अभी समझिए जरा ध्यान से प्रोसेस में। तो धीरे 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 पिस्टन क्या हो गया, नीचे आया। अब इस प्रोसेस में क्या है, जैसे मान लो कि ये इनके पास बहुत ही फालतू टाइम है, ये पार्टिकल गिन गिन के डाल रहे हैं, इन्होंने एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, अब देख रहे हैं, फिर उसके बाद इनफाइनाइट काफी सारे डाले इन्होंने, तो देखा थोड़ा सा चेंज आया, ये मैंने बोर्ड पे बहुत ज्यादा चेंज दिखा है, इतना आया कि बहुत माइन्यूटली देखें तो चेंज दिख रहा है, तो बहुत थोड़ा सा चेंज आया, मतलब पिस्टन थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं, और ही इनके पास टाइम है, कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आए, अब उससे एक एक पार्टिकल उठा रहे हैं, एक एक पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उससे उठा रहे हैं, यानी प्रेशर ऊपर से फोर्स कम कर रहे हैं। तो एक एक पार्टिकल अगर हटाएंगे, तो अब पार्टिकल का कुछ तो वेट है, उससे पिस्टन कुछ तो दब रहा है, तो फिर इसका मतलब जब हटाओगे तो प्रेशर रिलीज तो होगा ही, तो कुछ ना कुछ तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ही, लेकिन थोड़े टाइम बाद दिखेगा आपको, क्योंकि बहुत हल्का पार्टिकल एक एक करके ये हटा रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में आपको ऐसा दिख रहा है कि स्टेट क्या है, काफी टाइम तक स्टेडी सी दिख रही है ना। और आप जैसे ही प्रेशर धीरे धीरे हटाते हो, फिर आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो, प्रोसेस को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, है ना। तो ऐसे प्रोसेसेस जो स्लो होते हैं, जो बहुत लंबे टाइम में होते हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, उस ड्राइविंग फोर्स को अगर आप हटा दीजिए, तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, लेकिन टाइम तो लगेगा। अब एक एक पार्टिकल डाला है, फिर एक एक पार्टिकल निकालोगे, तो धीरे 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 टाइम लगेगा, है ना, लेकिन वो रिवर्स हो सकता है। दूसरा केस समझिए, दूसरे केस में हमने क्या किया, यही सेम सिस्टम था, पिस्टन लगा हुआ था, गैस फिल्ड थी, है ना। अब कोई महान आत्मा परमात्मा को बगल में बैठा दिया गया, ठीक है, वो बगल में कहीं ईंट पत्थर पड़ा था, लेके डाल दिए। अब जैसे ही हैवी वेट डालोगे ना, तो सडनली क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, सडनली नीचे आ जाए, पिस्टन क्या होगा, सडनली नीचे आ जाएगा, है ना। इसका मतलब इसमें एकदम से चेंज दिखाई देगा। इसमें जो आप ड्राइविंग फोर्स लगाते हो वो बहुत हाई लगाते हो, जो बाहर से फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या लगाते हो, बहुत हाई लगाते हो, प्रोसेस एकदम सडन होता है।
तो अगर आप चाहो कि इतने n पार्ट्स में हमने किया था, धीरे 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 रिवर्स कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रिवर्सल यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे एक बार ऐसे दब गया सिस्टम, एक बार कंप्रेस हो गई गैस, तो अब ये इसको हटा भी लोगे ना तो टाइम लगेगा, होगी नहीं इतनी जल्दी, है ना। तो ऐसे प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन में नहीं चल सकते, जिसमें रिवर्स प्रोसेस नहीं हो पाता है, जो फोर्स आपने लगाया उसको हटाने के बाद भी रिवर्स फिनोमिनन नहीं हो पाता, ऐसे को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और जिसमें आपका ड्राइविंग फोर्स हटाने के बाद जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल उन्हीं प्रोसेसेस को कहते हैं जो सडन हो जाते हैं, इरिवर्सिबल उन्हीं को कहेंगे जो सडन होंगे, उनका टाइमिंग क्या होगा, बहुत कम होगा, वो एकदम फास्ट होंगे। सडनली डाल दिया 2 किलो उसके ऊपर, दब गया बिल्कुल पिस्टन, है ना। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट ये है इस चैप्टर में। दूसरी चीज ये बात करी जाती है थर्मोडायनेमिक्स में कि जो अपने एटमॉस्फेयर में जितने प्रोसेसेस होते हैं, मैक्सिमम प्रोसेस, जो भी फिनोमेनन हम देख रहे हैं, वो मैक्सिमम प्रोसेस इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं। तो एक बार हो गया तो हो गया, अब उसको रिवर्स करके बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज थी उस पे हम ला नहीं सकते। तो मैक्सिमम प्रोसेसेस कैसे होते हैं अपने चारों तरफ, वो किस तरीके के होते हैं, ज्यादातर प्रोसेसेस इरिवर्सिबल टाइप के ही होते हैं। कुछ मोटी मोटी बात थोड़ी बहुत दिमाग में घुसी तो इनको पॉइंट्स में लिखेंगे, पॉइंट्स में करना है। पहला पॉइंट रिवर्सिबल में लिखा था क्या, स्लो, वेरी स्लो, ये लिख सकते हैं। उसमें सडन प्रेशर डाल दिया ना, तो उसमें कुछ और ही चेंजेस हो गए। जैसे मान लो जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आपने जैसे मान लो तुम्हारा कोई हाई टेम्परेचर की बॉडी है ना, एक बीकर में पानी भरा हुआ हाई टेम्परेचर पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक बीकर में पानी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रूम टेम्परेचर पे, ठीक। इन दोनों को ग्लास रॉड से हमने कनेक्ट कर दिया। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होगा, और नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करने लगेगी, है ना। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये 80 का है, ये मान लो 25 का है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर इसका 25 वाले का बढ़ेगा और 80 वाले का कम हो जाएगा, क्योंकि कनेक्ट कर दिया है हमने बीच से। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो हाई टू लो जब आप करना चाहते हो तो अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अब जब आप ये करना चाहो कि कोई लो टेम्परेचर की बॉडी है और उसको हाई टेम्परेचर की बॉडी से कनेक्ट करने के बाद आप ऐसा सोचो कि हम लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को फ्लो करा दें किसमें, हाई टेम्परेचर वाली बॉडी में, तो आपका इतना आसान नहीं है कि आप ये प्रोसेस करा पाओगे रिवर्स, है ना। उसमें क्या करना पड़ेगा, कोई आपको एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी, नहीं तो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। जैसे हाइट पे आप पानी रखते हो, किसी हाइट पे आपने बॉटल ओपन करके छोड़ दी, तो पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा अपने आप, कोई फोर्स नहीं लगाया, आपने लिड खोला, पानी गिरने लगा अपने आप, है ना। इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप हो रहा है, कुछ जरूरत नहीं है कुछ और करने की। ऐसे मान लीजिए वो होते हैं आपके क्रैकर्स यूज करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा न्यूज कहीं कहीं पेपर में न्यूज आती है कि वो क्रैकर्स की शॉप में अपने आप जो है गर्मी के दिनों में कुछ क्रैकर्स रखे हुए थे, उसमें अपने आप आग लग गई। इग्निशन मटेरियल है, टेम्परेचर बाहर से बहुत हाई मिल गया, और हाई टेम्परेचर मिलते ही एक बार जब रिएक्शन उसमें स्टार्ट हो गया, कंबशन स्टार्ट हो गया, तो फिर लगातार कंबशन हो रहा है और पूरी दुकान, पूरी शॉप जल गई, ऐसा सुनने में आता था। तो यानी कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो अपने आप होते रहते हैं। जैसे सन से एनर्जी अपने आप आती है, लेकिन बोलो नहीं नहीं हम सन की एनर्जी भर के अब सूरज पे फिर से पहुंचाएंगे, नहीं पहुंच पाएगी, है ना। वैसे ही जब ऊपर से पानी आपको नीचे लाना है, तो ऊपर से पानी लाना नीचे लाना इजी है, कोई आप पाइप लगा दो, कोई सिस्टम लगा दो, अपने आप नीचे आ जाएगा।
फ्लो बनाने की आपको जरूरत नहीं, आराम से आप कोई पाथ बना दीजिए, उससे आ जाएगा। पहाड़ों से पानी नीचे आता ही है। लेकिन अगर नीचे से पानी ऊपर ले जाना है, अपने घरों में नीचे से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, टंकियों में ऊपर, वाटर टैंक्स में नीचे वाले टैंक से ऊपर टंकियों में चढ़ाया जाता है, तो क्या करना पड़ता है, नीचे बड़ी बड़ी हैवी हैवी मोटर लगानी पड़ती है, मतलब कुछ फोर्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, है ना। जब वो वर्क करते हैं तब पानी ऊपर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल जितने फिनोमिनन हैं, नेचुरली जो चीजें हो रही हैं उनको स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं। और बट नेचर में मैक्सिमम जो फिनोमिनन होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल, मतलब जिस डायरेक्शन में जा, इरिवर्सिबल बोलने का मतलब यही है कि ऊपर से पानी नीचे आराम से आ गया, लेकिन अगर उसको रिवर्स करना चाहते हो, बोल रहे हो अब नीचे आया हुआ पानी ऊपर पहुंचाओ, तो ये नहीं पाइप से कनेक्ट कर दिया चला जाएगा, क्या करना पड़ेगा, मोटर फिट करनी पड़ेगी, वो ड्राइविंग फोर्स लगाएगी, कुछ वर्क करेगी, तब पानी ऊपर। ठीक, तो रिवर्सिबल में क्या पॉइंट लिखा था आपने, पहला पॉइंट स्लो, इनफाइनाइट टाइम, ये डायग्राम बना लिया, दोनों डायग्राम बनाइए। अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फिजिक्स की तरफ। गौरांगी नोट करो जल्दी, क्या कर रहे हो, डिजाइन बना रहे हैं इतना सारा। दो कॉलम में लिख रहे हैं ना, या अलग अलग लिख रहे हैं, पहले रिवर्सिबल के पॉइंट लिख डालिए, सारे समझाते हैं हुए आपको बताते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट तो लिखवाई दिया मैंने, रिवर्सिबल में थर्ड पॉइंट लिखिए। प्रोसेस इन विच रिवर्सिबल में लिखेंगे प्रोसेस इन विच changes at any time can be reversed। पूरा प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम पे कोई भी आपने एक पार्टिकल रखा, 9th पार्टिकल रखा, 10th पार्टिकल रखा, जैसे ही 9th पार्टिकल आप रख रहे हो, जो चेंज आया 9th पार्टिकल हटाओगे तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि चेंजेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवर्स कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखिए रिवर्सिबल में, ड्राइविंग फोर्स should be greater than opposing force। बट ब्रैकेट में लिखिए बट डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, बट डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्या लिखा था, ड्राइविंग फोर्स इज
should be greater than, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। ड्राइविंग फोर्स क्या है समझ लो जरा सा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है जो चेंज करने के लिए जो फोर्स लगा रहे हैं ना, जैसे मान लो इधर से हम पार्टिकल डाल रहे थे, तो ये ऊपर से जो पार्टिकल डाल रहे हो आप, ये जो फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स। ठीक। अब यहाँ गैस फिल्ड है, तो गैस के अंदर कुछ प्रेशर भी होगा, प्रेशर होगा तो गैस भी तो ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगा रही होगी, अपोजिंग फोर्स इसका लगा रही होगी ना, तो ये वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा? इधर से इधर जो लगेगा, अब बात को समझो जरा ध्यान से। जैसे मान लो बोर्ड पे समझाएं। क्या हो गया? हंसने की क्या बात है? तुम्हारे लोग की हंसी नहीं रुकती, पता ही नहीं क्या है लोग का, क्या सिस्टम है। शैतान हो गए, बड़े हो गए हो तुम। चल, पहला पार्टिकल डाला नंबर 1, दूसरा डाला नंबर 2, तीसरा डाला नंबर 3। ठीक है, एक एक पार्टिकल गिन गिन के डालना है। तो ये कुछ ऊपर से कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो गैस भी ऊपर की तरफ, जब इधर से कोई फोर्स लग रहा है तो गैस भी ऊपर की तरफ कुछ अपोजिंग फोर्स लगाएगी। तो कुछ लगाया इसने छोटू सा एक फोर्स, फिर दूसरा पार्टिकल डाला तो छोटा सा लगाया, फिर तीसरा डाला तो छोटा सा लगाया, है ना। तो अपने को इतने छोटे पार्टिकल से कोई चेंज ऐसा दिखेगा नहीं, पर इनफैक्ट होगा ये कि एक पार्टिकल डालने से ये जितना दबेगा, नीचे से कुछ अपोजिंग फोर्स लगेगा, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो उनके बीच की कोई एक इनफाइनाइट इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर मान लो अपोजिंग फोर्स हैवी लगाते आप, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको दिखता है ना, लेकिन क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स गैस भी लगाती है, तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि नीचे से भी फोर्स लगता है, तो इस फोर्स से थोड़ा सा पिस्टन जरा सा ऊपर भी जाता है, और फिर उसके बाद जाके वो एक स्टेट आती है कि वो इक्विलिब्रियम में, मतलब स्टेडी हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपन डाल रहे हैं, इसमें वो इक्विलिब्रियम दिखेगा नहीं, पर होगा तो कहीं सही। एक पार्टिकल से थोड़ा नीचे आया, गैस ने ऊपर की तरफ अपोजिंग फोर्स लगाया, फिर उसके बाद बीच में आकर के कहीं पे पिस्टन रुक जाएगा। तो यानी इक्विलिब्रियम तो दोनों प्रोसेस में है, जब आप सडन डाल रहे हो तो भी, इसमें भी जब सडन डालोगे तो भी एकदम से तो नीचे आएगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा फिर ऊपर जाएगा ही अपोजिंग फोर्स की वजह से। वो उतना नहीं जा पाएगा, अगर आप चाहो जहां से शुरू किया था वहां पे चला जाए तो वो उतना नहीं जा पाता, इसीलिए उसको इरिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन पहले वाले केस में क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे और बहुत कम फोर्स लगाते हो, तो एक जितना नीचे आया फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। किस में आ जाएगी? रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें यहां से आपका लग रहा था ड्राइविंग फोर्स, और नीचे से क्या लग रहा था? गैस जो प्रेशर लगा रही थी वो कौन सा फोर्स लगा रही थी? अपोजिंग फोर्स लगा रही थी। अब इतना स्लो प्रोसेस कर रहे हो, इतना कम वेट दे रहे हो, इतना कम प्रेशर दे रहे हो कि लगभग लगभग जितना ऊपर से फोर्स लगता है उतना ही नीचे से भी लगता है। इसीलिए जो पिस्टन आपको लगता है वो कैसा लगता है?
कि इसमें तो जल्दी से कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वहीं का वहीं बना हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट में बना हुआ है। इसका मतलब ऐसे प्रोसेसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिट फोर्स में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जितना ऊपर से लग रहा है उतना ही नीचे से भी गैस अप्लाई कर दे रही है। डिफरेंस थोड़ा बहुत होगा तो वो डिफरेंस इतना कम है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत छोटा होता है। ठीक, ये केस किसका है? रिवर्सिबल का है। फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, रिवर्सिबल में सारी चीजें अपोजिट जाएंगी आपकी इरिवर्सिबल में। फिफ्थ पॉइंट रिवर्सिबल में, इट इज एन आइडियल प्रोसेस। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। आइडियल का क्या मतलब है? आइडियल का मतलब होता है जो नेचर में वैसे पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आप कह सकते हो कि हाँ ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है। इट इज एन आइडियल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस प्रोसेस वर्क ऑब्टेन इज मैक्सिमम। किसी चीज को आइडियल बोल दिया तो इसका मतलब रियल में तो वो नहीं है। आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि ऐसा कोई प्रोसेस हो सकता है। वर्क ऑब्टेन, वर्क कैलकुलेट करेंगे अभी। इस प्रोसेस में वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वर्क ऑब्टेन विल बी मैक्सिमम। अब इरिवर्सिबल के पॉइंट लिखेंगे। इरिवर्सिबल में कुछ लिखा है? नहीं लिखा? चलिए, फास्ट लिख लीजिए। पहला पॉइंट फास्ट करते हैं। सडन, इनफाइनाइट टाइम, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, इसमें फाइनाइट टाइम होता है, कुछ टाइम होगा भाई। इरिवर्सिबल प्रोसेस में फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, प्रोसेस इन विच डायरेक्शन चेंज cannot be reversed, cannot be reversed by small changes in variables. Direction change cannot be reversed by small change in variable. अब आपने सडनली बहुत हाई प्रेशर लगा करके पिस्टन को यहां तक पहुंचा दिया। अब आप सोचो कि थोड़ा सा चेंज करके आप ओरिजिनल पे ले जा सकते हो, तो नहीं होगा। अब आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह उसमें लगानी पड़ेगी जो पिस्टन को ऊपर ले जाए, है ना। बैठ के वहां पे खींचिए, अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, ठीक है, या कोई डिवाइस लगाओ। रिवर्स होगा पर आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, वहां कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, वहां आराम से एक पार्टिकल को हटाए। यहाँ पे बाहर से एक डिवाइस लगाओ। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट था ना, फिफ्थ लिख लीजिए। इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस। all natural processes
ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, जितने नेचर में प्रोसेस होते हैं, आर इरिवर्सिबल। आर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सिस्टम को देखोगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा। इरिवर्सिबल में शुरुआत की स्टेट और लास्ट की स्टेट में इक्विलिब्रियम सा दिखेगा, बीच की स्टेट में कोई इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बीच में कोई स्टेट ही नहीं है, सडन इतनी तेज कर दिया प्रोसेस, है ना। तो इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम की बात अगर करोगे भी तो कहाँ पे करोगे, शुरुआत की स्टेट में करोगे, और लास्ट स्टेट में जब फाइनल हो जाएगा तो बाद में जाकर के पिस्टन एक जगह पे रुकेगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो इसमें लिख लीजिए 7th पॉइंट में, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, system is in equilibrium at initial and final state। बीच में कोई बात नहीं होगी इक्विलिब्रियम की, या तो शुरू में जब शुरू हो रहा है प्रोसेस, या तो लास्ट। ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, गैस उतना प्रेशर नहीं लगा पा रही है, ड्राइविंग फोर्स बड़ा है। हाँ, उसमें लिखवाया था कि लगभग लगभग बड़े तो होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे भी बड़ा है, लेकिन काफी बड़ा है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ब्रैकेट में सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं, डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। अच्छा डिफरेंस होगा। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। चैप्टर छोटे 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 पॉइंट्स को करते हुए कंक्लूड होगा। यहाँ मैक्सिमम था, जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें रिवर्सिबल में वर्क ज्यादा मिलता है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, वहां पे ज्यादा नहीं मिलता। अब हेडिंग डालिए, एक लॉ कर लेते हैं, जीरोथ लॉ। जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ेंगे, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ेंगे, तो इसमें पहला पढ़ लेते हैं जीरो। जीरोथ लॉ क्या है देखिए, जैसे मान लो जीरोथ लॉ कहता है टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे मान लो एक ये कोई बॉडी है और ये दूसरी है ना, एक ये है ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। इसको बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, 50 वाले का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और 80 वाले का थोड़ा कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कि इसका टेम्परेचर 60 हो जाता है और इसका भी टेम्परेचर 60 हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद जब हम यहाँ थर्मोमीटर लगाते हैं और या इसमें थर्मोमीटर लगाते हैं तो दोनों का सिस्टम 60 60 ही टेम्परेचर दिखा रहा है। तो
इसका मतलब क्या है कि दोनों जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। जब टेम्परेचर सेम हो जाए, हीट फ्लो बंद हो जाए, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ कहता है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, अगर ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, ठीक, और आपने बोला कोई सी ऑब्जेक्ट आप लेके आ गए, तीसरा सी, सी ए के भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी जो है वो बी के भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। बात क्या बोली जा रही है? एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी और तीसरा ऑब्जेक्ट है सी। इसके लिए बोला जा रहा है कि अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर तीसरी बॉडी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही कहता है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। थर्मल इक्विलिब्रियम तो बात समझ में आ गई ना, हीट ट्रांसफर और हीट फ्लो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर सेम हो गया दोनों का तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हीट फ्लो आइडियली तो ऐसा होता है हीट दोनों तरफ से फ्लो करती है, पर जितना इधर से आती है उतना ही दूसरी तरफ भी जाती है ना। तो बोलते हैं जब सेम टेम्परेचर हो गया तो हीट फ्लो क्या हो जाएगा? वन। तो ऐसे एक ट्राइंगल बनाइए और फिर जीरोथ लॉ की डेफिनेशन। जीरोथ लॉ समझ आया सबको? लिख लें डेफिनेशन, ट्रायंगल बना दीजिएगा। If two objects are in thermal equilibrium with third object, टू ऑब्जेक्ट्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए, ए कॉमा बी की बात कर रहे हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके? थर्ड ऑब्जेक्ट के, सी की बात कर रहे हैं। देन ए एंड बी आर also in thermal equilibrium with each other. ए और बी, ए सी के साथ है, बी सी के साथ है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो डेफिनेटली ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कोई समस्या? हो गया? हेडिंग डालिए हीट। हीट हीट किसको कहते हैं? देखो हीट, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। किस फॉर्म को हम हीट बोलेंगे, किस को हम हीट नहीं बोलेंगे? तो देखो कहीं पे अगर किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो उस एक्सचेंज एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हीट।
अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो वो जितनी एनर्जी एक्सचेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट। उसके अलावा जितना उस घर पे पड़ी है तुम उसके अलावा कोई भी एनर्जी एक्सचेंज होगा ना उसको हम लोग वर्क कह सकते हैं। केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जितना भी एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट कहेंगे। उसके अलावा जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। चार्ज की वजह से हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा, किसी और वजह से हो रहा है तो उसके हिसाब से नाम देंगे, है ना। मान लो कोई मशीन काम कर रही है तो मैकेनिकल वर्क बोल देंगे, है ना। तो वर्क कई तरीके के होते हैं, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज वर्क कहला सकता है। केवल हीट किसको हम नाम देते हैं, हीट स्पेसिफिक है किसके लिए, अगर दो चीजों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, देन इट इज कॉल्ड हीट। ठीक है, तो लिख लीजिए हीट की डेफिनेशन, एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस is called heat। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा उसको क्या बोलोगे, हीट। क्यू से डिनोट करते हैं, कोई कोई बुक्स कैपिटल क्यू भी लिखेंगी, टेंशन की बात नहीं, एक ही बात, क्यू से डिनोट करेंगे। अब देखो, मान लो कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है। अब साइन की बात कर रहे हैं, कब क्यू का साइन होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो यानी बाहर से हीट दे रहे हो, तो उस हीट को बोलोगे क्या, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो अगर, तो उस हीट को आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव। मान लो इस सिस्टम को हमने Q1 हीट दी, बाहर से Q1 हीट सप्लाई की गई, ठीक है। तो इस Q1 हीट को क्या लोगे, न्यूमेरिकल्स में कैसे लेना है, प्लस साइन के साथ। अगर सिस्टम से बाहर जा रही है हीट, सिस्टम अगर हीट दे रहा है, आउटवर्ड जा रहा है अगर, तो उसको क्या लोगे, मान लो ये Q2 बाहर की तरफ निकाल, तो इस हीट को क्या बोलोगे आप, माइनस में लोगे, साइन कन्वेंशन है। न्यूमेरिकल्स में अगर सिस्टम को हीट दिया जा रहा है तो क्या है, न्यूमेरिकल्स में अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव लेनी है वैल्यू। मान लो किसी सिस्टम को 500 किलो जूल हीट दी जा रही है तो पॉजिटिव लोगे, और अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो उसकी वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस। बंद कर दो, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। नोट कर लिया सबने, किसका रह गया, कोई समस्या है।
किस स्पीड से नोट कर रहे हो? अभी कौन रह गया? तरुश्री, ये कौन आ रहा है? केशव कौन है? हम लोग तो जानते नहीं है। वर्क की डिटेलिंग अभी करेंगे, वर्क ही पढ़ना है इसमें ज्यादातर। साइन जरा सा याद कर लीजिए क्योंकि हीट का यहीं पे बता दिया है तो। और वर्क में विशेष तौर पे सावधान रहना है क्योंकि फिजिक्स में जस्ट अपोजिट है ना। क्या याद रखेंगे? वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम क्या लोगे? पॉजिटिव। लैंग्वेज में लिखा है वर्क ऑन द गैस, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा है? वर्क ऑन द गैस, क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर वर्क है आपका बाय द सिस्टम, वर्क बाय द गैस, जो सिस्टम में, जो पिस्टन में, जो सिलेंडर में गैस फिल्ड है वो वर्क कर रही है खुद से, तो उस वर्क को क्या लेना है? नेगेटिव। जितनी भी वैल्यू दी है उसको किस में लेना है? जैसे बोला कोई सिलेंडर में गैस फिल्ड है और वो कितना वर्क कर रही है, कितना वर्क कर रही है? 50 जूल वर्क कर रही है, तो उसको क्या लेंगे? W इज इक्वल टू -50 जूल। ठीक है। और अगर हमने बोला बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा के हम गैस के ऊपर कोई वर्क कर रहे हैं 60 जूल का, है ना, तो उसको W क्या लेंगे आप? पॉजिटिव में लेंगे। तो यानी कि बाहर से अगर वर्क किया जाता है गैस पे तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उस वर्क को हम क्या लेते हैं केमिस्ट्री में? नेगेटिव। ठीक। और इसी का जस्ट अपोजिट किस में चलेगा आपका? फिजिक्स में चलेगा। तो केमिस्ट्री वाला पहले पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री वाला पहले याद रखो कि भाई अच्छा ऐसे भी याद रखते हैं इसको, देखो ध्यान से, गैस के टर्म्स में ही पूछा जाता है। जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा सिस्टम, ठीक। अब इस पे कोई वेट लगा के वर्क कर रहे हैं तो इसको नीचे ले जा रहे हैं, है ना, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल कर दिया नीचे, तो वर्क ऑन द गैस कर रहे हैं ना। अब इस वर्क ऑन द गैस में क्या हो रहा है? पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम कम होने को हम बोलते हैं गैस के टर्म्स में कंप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंप्रेशन हो गया। तो और वर्क ऑन द गैस को क्या ले रहे थे हम लोग? पॉजिटिव ले रहे थे, तो कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन में वर्क कैसा लिया जाएगा? वर्क ऑन द गैस कंप्रेशन क्या लेंगे? अगर लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखा कंप्रेशन तो क्या लेंगे? वर्क को पॉजिटिव। और इसका जस्ट अपोजिट हो गया तो पहले पिस्टन यहाँ पे था इनिशियल, अब पिस्टन ऊपर चला गया फाइनल, तो इसका मतलब गैस कहाँ है? नीचे से वर्क कर रही है, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम कम था, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो एक्सपेंशन हो गया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? गैस वर्क कर रही है तो वर्क बाय द गैस है, या इसी को क्या कह सकते हो? एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। बात कुछ दिमाग में आ रही है?
पूरे चैप्टर को आपको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ के समझा रहे हैं, जिससे कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट हो, चैप्टर भी आपको समझ में आए और हर क्वेश्चन आपसे बने। दो मोटो हैं अपने, है ना। अगर केवल चैप्टर समझाना हो तो बहुत सारे इसके बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे समझाया जाए तो अच्छा एक्सप्लेनेशन और होता है, लेकिन उसमें बच्चा खो जाता है, सवाल नहीं बनते फिर। ये नोट हो गया सबका, वर्क का साइन कन्वेंशन, ये याद रखना है जरूर। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी जरूर आपसे वर्क का साइन कन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या चीज है इंटरनल एनर्जी? कुछ फिजिक्स में कहीं सीपी सीवी और ये सब पढ़ा है, कुछ क्या बोलते हैं इसको, हीट कैपेसिटी पढ़ा है? कहीं पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये सब कोई कहीं नहीं पढ़ा है? Q इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल एफ, एम इंटू एल वी, एल एफ एल वी तो जानते हैं ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ, फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी। कहाँ पढ़े हैं लेटेंट हीट? हैं? अच्छा अभी इसमें आया नहीं है, अभी आएगा फिजिक्स में, थर्मो में आ जाएगा। चलिए इंटरनल एनर्जी करते हैं। अभी आपका समझ लीजिए कि आपका चैप्टर का क्या चल रहा है, हाँ वही चल रहा है। अभी तो एक एक टर्म जान रहे हैं, अपन एक एक टर्म सीख रहे। इंटरनल एनर्जी, चलो भाई टर्म से क्या पता चल रहा है? इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है? अंतरात्मा, अंदर की ऊर्जा कह सकते हैं ना। तो इंटरनल एनर्जी देखो क्या होता है किसी भी सिस्टम का, इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि उस सिस्टम में जितने भी तरह की एनर्जी हो सबको अगर एड अप कर लें, सबका एडिशन निकाल ले, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लो कोई सिस्टम है वो गर्म है तो उसमें थर्मल एनर्जी होगी। सिस्टम में अगर पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेटरी एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन के फॉर्म में एनर्जी होगी। अगर रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशनल एनर्जी होगी पार्टिकल में, वाइब्रेट कर रहे हैं अगर अपनी जगह पे तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, अगर स्टैटिक है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इधर उधर घूम रहे हैं गैस के पार्टिकल्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं तो वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो जितने भी तरीके की एनर्जी आप सोच सकते हो किसी भी सिस्टम में, सोच सकते हो नहीं मतलब जितने भी तरीके की एनर्जी कोई सिस्टम रखता है, जितनी उसके पास होती है, सबको मिला करके क्या बोलते हैं? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कोई बात थोड़ी बहुत समझ में आई? इसमें अगर किसी में रोटेशनल है तो ई रोटेशनल, ट्रांसलेशनल है तो ई ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल है तो ई वाइब्रेशनल, थर्मल है तो ई टी एच, है ना। अगर किसी में न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से एनर्जी है तो ई न्यूक्लियर, सारी जितनी एनर्जी है सबको ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका? इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत है? हैं? मान लीजिए हमने अरेंज में बोला 5 तरीके की एनर्जी, तो पांचों को ऐड कर दो, अरेंज की क्या बन गई? इंटरनल एनर्जी। अब लेकिन हम अरेंज की इंटरनल एनर्जी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए इन्होंने बताया कि हमारे में 5 तरीके की है, या इनकी एक्टिविटीज को देख करके हमें पता लगा कि इनके में 5 तरीके की एनर्जी है, लेकिन
ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेशल सिचुएशन में कोई 6-7 टाइप की नई एनर्जी आप लोगों को देखने को मिले जो हमको ना मिले, है ना। तो इसका मतलब कि सिस्टम में जितना भी टोटल कंटेंट होगा, जो हमने देखा, आपने देखा, सबने देखा, वो सारे को मिला करके क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इन जनरली कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। कोई कोई बुक्स ई भी लिखती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ई यू दोनों याद रखेंगे, यू ज्यादा यूज। तो इंटरनल एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं, क्या। अब पॉइंट्स में लिखेंगे इसकी कुछ 1-2-4 बातें। हम्म, क्या, हाँ, क्या क्या कह रहे हैं सारे। तो उसके अंदर वो हीट चली तो गई ना, बन तो गई ना। मान लो 5 तरीके की एनर्जी मैंने तुम्हारे में देखी, अब किसी विशेष सिचुएशन में कहीं से तुमने छठी ग्रैब कर ली, अब अपने अंदर तुम्हारे है तो इंटरनल एनर्जी, अब वो काउंट होगी तुम्हारी। हाँ, नहीं चेंज होती है। डिनोट करते हैं ई या यू से, सेकंड इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब तो समझते ही हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। डेफिनेशन लिख लीजिए, sum of all possible kinds of energy of a system, sum of all possible kinds of energy of a system is called internal energy. Exact value cannot be calculated. अगर हम लोग सोचें कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, नहीं निकल पाती है। एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं होगा, चेंज का कैलकुलेशन हो जाता है, चेंज से ही अपना काम चलेगा पूरा। थर्मोडायनेमिक्स से चलेगा किससे, डेल्टा यू से, डेल्टा ई से। एग्जैक्ट अगर किसी सब्सटेंस की, किसी सिस्टम की निकालना चाहें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन का कोई तरीका हमारे पास नहीं। U इज इक्वल टू लिख लो, ई ट्रांसलेशनल, ई रोटेशनल, ई वाइब्रेशनल, ई थर्मल, ई न्यूक्लियर, डैश डैश डैश। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेटरी मोशन अगर कर रहे हैं पार्टिकल्स तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी है, रोटेशन कर रहा है तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी है, वाइब्रेशन कर रहा है तो उसकी वजह से है। क्या दिक्कत है गुरांगी? जल्दी करिए, हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन का रूल क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का रूल क्या है, ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है आपने किसी सिस्टम में 100 जूल एनर्जी लगाई और आपको आउटपुट कितने का दिख रहा है, 50 जूल का दिख रहा है, इसका मतलब 50 जूल कहीं और पे किसी और फॉर्मेट में चली गई, ठीक है।
only we can calculate value of delta U. हम लोग डेल्टा U की वैल्यू निकाल पाते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लेते हैं। वो भी ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, बताते कैसे। डेल्टा U कैसे निकालोगे? U फाइनल माइनस अब फाइनल इनिशियल पता होगा तभी निकाल पाएंगे इस फॉर्मूला से। इन जनरली पता नहीं चल पाता है, कैसे निकालेंगे? अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उसके लिए निकालना है डेल्टा U, तो निकालते हैं U प्रोडक्ट माइनस U रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी निकाल लीजिए और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से माइनस। जनरल डिस्कशन तो हो गया। 6 पॉइंट में लिख लीजिए, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव इंटेंसिव बताया था ना। अभी इसके बारे में भी जब वो सीपी सीरीज सिखा दें आपको, क्या बोल रहे थे जिसको, हीट कैपेसिटी सिखा दें, तब आपको इनके फॉर्मूला सिखाएंगे, किसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्यू के लिए क्या लगाएंगे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, कौन कौन से प्रोसेस के लिए अलग अलग इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, अभी हमने क्या करा इंटरनल एनर्जी के बारे में, केवल जो थ्योरेटिकल बातें थी वही हमने करी है, अभी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी काम नहीं। अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद खत्म करेंगे आज की क्लास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको डिफरेंट टाइप के वर्क और उनको वर्क को कैलकुलेशन सिखाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो लिख लो इसको अपनी लैंग्वेज में, एनर्जी कंजर्वेशन है। लिख लिया? किसने लिखा? सबने लिख लिया? मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो इसका, ये तो डेफिनेशन थी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, ये काम आएगा अपने बहुत सारी जगह लगेगा।
एनर्जी कंजर्वेशन का रूल क्या लिखा आपने, क्या लिखा? और करके लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग always constant. Total energy of system and surrounding is always constant. Total energy of system and surrounding is always constant. W के बाद कुछ नहीं लिखा है, ब्रैकेट है. System and surrounding is always constant. और करके लिखिए, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है एनर्जी क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, तो वो क्या हो रही है, किसी और फॉर्म में चेंज हो रही है. लैंग्वेज में लिख लो इसको, whenever a particular form of energy, whenever a particular form of energy disappear during a process, whenever a particular form of energy disappear during a process, an equivalent amount of energy appears in other form. An equivalent amount of energy appears in other form. ठीक है, एक छोटू सा सवाल करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे. चलो जल्दी से करते हैं. शोर नहीं, बिल्कुल अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते. आप यूं करके दिखाओगे, मुझे पता है आपको सब आता है. चलिए, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज. आप इतनी जल्दी करके दिखाओगे, आप बोलोगे ये क्या मैम, देना क्यों था. कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज. कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम तो अभी भी कह रहे हैं, क्यों दे रहे हैं. इन इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, मतलब डेल्टा यू निकालना है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, पहला केस है a system absorb 5 kilojoule energy and does 1 kilojoule work. एक सिस्टम 5 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी की जगह हीट लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा. हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 1 किलो जूल वर्क कर रहा है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है. कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, पक्का. क्या लगाया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगा दिया. सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, मतलब सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है ना, तो पॉजिटिव आएगी, तो Q आ गया प्लस 5 किलो जूल. और सिस्टम वर्क कर रहा है ना, तो सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा ना. गैस को वर्क करना पड़ रहा था तो वर्क नेगेटिव आ रहा था. सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है खुद से, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 किलो जूल आ जाएगी. क्या कहते हो बच्चों,
तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है। आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। चलिए बाय बाय।